एमआईएम को ये बताना चाहते हैं कि हाँ, हम कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है। नहीं, ऐसा भरोसे के कौम की रहबरी ऐसी होगी। जब पार्टी में इत्तेहाद नहीं है तो फिर हम पूरे हिंदुस्तान भर में घूम के हमारी कौम में कैसे इत्तेहाद पैदा करेंगे, ये बताओ। देखो, ये बट ऑब्वियस समझ में आता है कि अगर किसी को खड़ा किया गया है तो कुछ तो डील हुई रहेगी। सालिम भाई, अगर तुम्हारा कैंडिडेट लड़ेगा तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास आप वोट मांगने आना नहीं। औलमा हमारे को बोल रहे कि सालिम भाई, हम किसी को बोलेंगे नहीं आपके लिए वोट करने के लिए। अगर काम नहीं करेंगे तो इम्तियाज अली का भी नंबर कटेगा। तो ये बात है। तो तमाम जितने भी इसे मुंबई के ही हैं, महाराष्ट्र के जितने भी ओहदे के ऊपर बैठे हुए लोग, जैसे ओहदा लेके अगर बैठे हुए होंगे उसमें, तो अब आपकी गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी अगर आप काम करेंगे। पोस्ट होल्डर नहीं है, मुंबई प्रेसिडेंट साथ में नहीं है और ना ही एमआईएम की कोई रैली है, ना एमआईएम के कार्यकर्ता है इस तरह का। मैं जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज से। पिछले कई दिनों से एमआईएम के अंदर आपसी ही बगावत नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर मध्य मुंबई के अंदर जब दो लड़ाई चल रही है, जहां पर महाविकास आघाड़ी की वर्षा ताई गायकवाड़ और महायुति के उम्मीदवार उज्जवल निकम, इनके बीच में एक अचानक से एक एंट्री होती है। वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, यानी एमआईएम के रमज़ान चौधरी की, जिन्होंने अपना पर्चा भरा और वो उम्मीदवार हो गए एमआईएम के। लेकिन उनके पीछे जो थे, जिन्होंने उनके साथ पर्चा भरा था, जिनको वो लेके गए थे, वो थे मुंबई के माजी आमदार यानी एमएलए वारिस पठान जी और स्पोक पर्सन जो है एमआईएम के। उसी सिलसिले में सालिम कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी जो है एमआईएम के, उन्होंने कहा था कि अगर ये अपना पर्चा वापस नहीं लेते रमज़ान चौधरी जी, यानी वो अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेंगे, तो हम एमआईएम पार्टी छोड़ देंगे। मैं आज शाम को ही मेरा इस्तीफा दे दूंगा, आज रात को मेरे सदर को। अगर उसने वापस नहीं लिया उसका नॉमिनेशन, तो पार्टी को मैं बोल देता हूँ अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि पिछले कई सालों से वो यहाँ नगर सेवक, यानी उनकी जो वाइफ है वो यहाँ से नगर सेविका है, और उसके बावजूद सालिम कुरैशी का काम, लोगों का कहना है कि भारत नगर के अंदर वार्ड नंबर 92 में बढ़ चढ़ कर बोलता है। तो उसी सिलसिले में सालिम कुरैशी से बात करेंगे। वजह यह है कि उन्होंने अब इस्तीफा दिया या नहीं, उस पर हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं जनरल सेक्रेटरी एमआईएम के सालिम कुरैशी जी, और जिनकी घरवाली जो है यहाँ से माजी नगर सेवक अब हो चुकी है। एमआईएम की नामचीन, जैसे कहें चर्चे की सीट थी ये भारत नगर, जिसमें उद्धव बाला साहब ठाकरे का भी वोट आता है। तो अब आपने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, क्या विषय है वो हमें बताएं हमारे दर्शकों को विस्तार से। नहीं, विषय ये है कि हमारे को कुछ वक्त पहले औरंगाबाद बुलाया गया था, जिसमें हमारी बात हुई थी इम्तियाज़ जलील साहब से, कि इम्तियाज़ भाई ने बोले थे कि मेरा इरादा चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात हुई है कि उत्तर मध्य मुंबई से, नॉर्थ सेंट्रल से आप इलेक्शन लड़ो। तो हमको बहुत खुशी हुई इस बात की कि अगर इम्तियाज़ जलील भाई आते हैं और यहाँ से लड़ते हैं तो एक अच्छी फाइट दे सकते हैं हम लोग। तो हम लोग बहुत उत्सुक थे उसके लिए कि इम्तियाज़, लेकिन कुछ वजह होगी कि इम्तियाज़ भाई ने फिर औरंगाबाद चुना और औरंगाबाद से लड़ा और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं वो वहाँ पे। ठीक है, बोले ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं लड़ाना चाहती हम जाएंगे हैदराबाद जाके प्रचार करेंगे, औरंगाबाद जाके प्रचार करें। फिर अचानक से ये पता चलता है कि एमआईएम यहाँ से उम्मीदवार लड़ा रही है। अभी हम लोग इस असमंजस में है कि किसको लड़ा रही है, हमको पता ही नहीं है। मैं मुंबई बॉडी में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और फैयाज अहमद खान साहब प्रेसिडेंट है, उनसे बात हुई, बोलते मुझे भी नहीं पता किसको लड़ा रही है पार्टी। चलो ठीक है, इंतज़ार करते हैं। हमने इंतज़ार किया, बाद में हमको पता चला अचानक से कैंडिडेट आ जाता है, जो 4 जन जाके 5 जन जाके चुपके से वहाँ पे पर्चा भरते हैं, अपना नॉमिनेशन देते हैं और आ जाते हैं, और बाद में अनाउंस हो जाता है कि किसी रमज़ान चौधरी को टिकट दी है, जिसकी कोई विसाख नहीं है एमआईएम में। वो जिधर रहे थे वहाँ पे उनकी कोई विसाख नहीं है। तो ऐसे आदमी को देखे चाहूंगा एक चीज के लिए कि मैं ये बता दूं, खास करके जनरल सेक्रेटरी है एमआईएम के और फैयाज अहमद साहब जो प्रेसिडेंट है, जब पर्चा भरा जाता है तो मुंबई का कोई भी पोस्ट होल्डर यानी वहां पे पर्चे भरने के टाइम में नहीं रहता। कैसे देखते हैं इस चीज को?
क्या ये मतलब कलश का मामला है या आपसी, यानी एमआईएम को ये बताना चाहते हैं कि हाँ हम कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम लोग तो इस बात से ना 2014 से लड़ते आ रहे, और बॉम्बे में छोड़ो, महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में ये लोग बोलते हैं बीटिंग, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं और लोगों को जवाब भी देते हैं हमको। और डिफरेंसेस की बात आप कर रहे हो, तो हर पार्टी में इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जहाँ पार्टी का मसला आता है तो वहां पे सब एक खड़े हो जाते हैं। तो पर्चा भरने क्यों नहीं लेके गए? वो अभी वो उनसे आपको सवाल करना चाहिए कि पर्चा भरने किसी को क्यों नहीं लेके गए, और जब कैंडिडेट कोई खड़ा कर रहा है तो वो क्यों खड़ा किए। अरे हमारे को जो हमारी इजाजत, हम नहीं बोलते कि हमारी इजाजत हो, लेकिन हमसे कम मशवरा तो करो, हमें बताओ तो सही कि हम इस या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोले हैं तो बताओ कि असदुद्दीन साहब ने ये बोले हैं कि ये बंदे को खड़ा करना है। हमको कुछ पता नहीं है, और अचानक में देखो तो वहाँ पे कैंडिडेट तैयार हो गया और उसने जाके फॉर्म भी भर दिया वहाँ पे। बिना भरोसे के कौम की रहबरी ऐसी होगी? नहीं हो सकती है ना, इसीलिए तो हम नाराज है इस बात से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब है हमारे कौम के बीच में इत्तेहाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम, इत्तेहाद, जब पार्टी में इत्तेहाद नहीं है तो फिर हम पूरे हिंदुस्तान भर में घूम के हमारी कौम में कैसे इत्तेहाद पैदा करेंगे, ये बताओ। और इसके लिए हमारे बड़े नेताओं को बैठना चाहिए। आज 2014 से लड़ाई चल रही है, तो आज तक चल ही रही है लड़ाई, तो कब खत्म होगी लड़ाई और हम कब काम करेंगे। आपने कुछ वीडियो के अंदर ये भी कहा कि कुछ कौम के दलाल, ये शब्द का इस्तेमाल किया था, मतलब उसकी क्या वजह थी कि किस तरह से आप उसको साबित करोगे कौम के दलाल? क्योंकि हमने भी सवाल उठाया है कि रहबर कैसे बनेंगे मुसलमानों के, क्योंकि एक मुसलमानों को दबा के दूसरे मुसलमान को खड़ा किया जा रहा है, जबकि पर्चा भरने के लिए कई तादाद में लोग होते, पोस्ट होल्डर भी होते हैं, वो नहीं दिखाई दिए, नदारत थे। देखो, ये बट ऑब्वियस समझ में आता है कि अगर किसी को खड़ा किया गया है तो कुछ तो डील हुई रहेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मेरे सदर को, असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस बारे में हो सकता है नहीं पता हो, तो उनको पता करना चाहिए, इस बात का पता होना चाहिए। हमारी नाराजगी यही है कि हमको तुम बीच में लाते, हमको मशवरा करते और फिर लड़ते, तो हम भी साथ देते तुम्हारा। उम्मीदवारी जब देते हैं तो क्या अध्यक्ष के साथ मिलकर कॉन्फिडेंस में नहीं बनाया कि अध्यक्ष की वो रजामंदी नहीं थी जिसमें कि मतलब इनको दे दिया गया? हम लोगों के बीच में मौजूद है, लोगों के बीच में हमको जवाब देना पड़ता है। आज हमारी बात चल रही है, यहाँ के जिम्मेदार, ये डिस्ट्रिक्ट के पूरे जिम्मेदारों के, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इंटरनली करते हैं, कुछ लोग खुल के करते हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है, उलमाओं से मेरी बातचीत चल रही है। वो लोग का कहना है, देखो वोट, एंड ऑफ द डे वोटर्स अगर नाराज है और वोटर अगर बोल रहा है कि हमको काम नहीं करना, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पार्टी से बहुत मोहब्बत करते, जिन्होंने मेरे 2019 के इलेक्शन में बिना पैसे के पार्टी के लिए काम किया था और बड़े बड़े ऑफर दूसरी पार्टियों के ठुकरा दिए थे। और वो लोग आज मुझे बोल रहे कि सालिम भाई अगर तुम्हारा कैंडिडेट लड़ेगा तो हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे पास आप वोट मांगने आना नहीं। औलमा हमारे को बोल रहे कि सालिम भाई हम किसी को बोलेंगे नहीं आपके लिए वोट करने के लिए। तो जब वोटर्स हमारे नाराज है, जिम्मेदार नाराज है, मोहल्ले के औलमा नाराज है, आम लोग नाराज है, तो फिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी है मैम को कि यहाँ से कैंडिडेट उतारने की? आप कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या आपकी भी मतलब इच्छा थी, यानी कि मतलब हम भी इस लोकसभा के लिए कैंडिडेट हो? मेरी अगर इच्छा होती तो मैं इच्छा जाहिर करता था, मैंने तो कोई इच्छा जाहिर नहीं किया। अगर बता दे, वारिस पठान साहब बता दे, फैयाज अहमद खान साहब बता दे, वो बोलेंगे कि मैंने कभी उनको बोल रहा हूँ कि मैं लड़ना चाहता हूँ इधर से। आपको ये बताया गया था कि यहाँ से कोई उम्मीदवारी दी नहीं जाएगी और अचानक से किसी को उम्मीदवार किया जाता है यहाँ से बिना मतलब कॉन्फिडेंस में लेकर। डेफिनेटली वहां पे 5 आदमी, 6 आदमी, 7 आदमी, बताओ आज एक इंडिपेंडेंट भी अगर कोई पर्चा दाखिल करता है ना तो वो भी 25-50-100 लोगों को लेके जाता है। तो आपको लगता है क्या इसके अंदर क्या है? नेशनल पार्टी होने के बावजूद 5 आदमी, 6 आदमी चुपके से जाते फॉर्म भरने, कि चोरी करने गए थे क्या आप लोग वहां पे जो चुपके से जा रहे हो? आप लोग डंके की चोट पे जाते थे, मैं लाता था 500-1000 आदमी और इधर से लेके चलता था। वजह क्या थी? वो उनसे पूछना पड़ेगा आपको कि आपको क्या कयास तो लगा सकते हैं कि क्या वजह होगी कि आप पार्टी पोस्ट होल्डर? यही तो है कि हमको वजह ही नहीं पता है कि क्यों गए तुम वहां पे। अरे तुम कम से कम हमारे से पूछते कि क्यों करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम बताते थे कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन आपने हमारे को पूछना नहीं। अच्छा लगा आपको तो नाराजगी तो होएगी ना। लोगों के बीच में हम रहते, हम सिर्फ थोड़ी ऐसी ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू देते नेशनल मीडिया को। अभी आपने इस्तीफा दे दिया,
या नहीं दिया, और आगे आपका क्या कदम होगा? क्या फिर आप कोई ना कोई पार्टी आपने चूज कर ली? देखो, मैं इस्तीफा कल ही दे देता था, लेकिन कल जाके मुंबई प्रेसिडेंट को लगा कि सालिम कुरैशी से बात करना चाहिए। कल उनका फ़ोन आया था, लेकिन मुझसे मिलने भी नहीं आया। उन्होंने फ़ोन किए थे, बोले सालिम साहब आप रुक जाओ थोड़ा। मैं बोला ठीक है, आपका मैं मान रखता हूँ और आप अगर बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन उनका उसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरा इस्तीफा रेडी रखा है, मैं साइन करके अभी मैं उनको भेज दूंगा। तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम कुछ नहीं है, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों से मिलूंगा, लोग क्या चाहते वो करूंगा। फिलहाल मेरा किसी पार्टी में अभी जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरे दिल को तकलीफ पहुंची है, मैं भी, मेरा दिल रो रहा है अंदर से मेरा दिल रो रहा है कि मैंने जिस पार्टी के लिए 10 साल मेहनत किया, अपना दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, उस पार्टी ने मुझसे ऐसा काम करी है। तो फिलहाल अभी मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है, लेकिन फिर मैं लोगों से मिलूंगा, मैं जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। मैं कुर्ला में लोगों से मिलूंगा, मैं चांदीवली में मिलूंगा, बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट, गोलीबार, खार, हर जगह जाऊंगा। जो लोग मैं जानता हूं कि मजलिस के चाहने वाले हैं, वो मेरे चाहने वाले हैं, मैं उनसे मिलूंगा। वो जैसा बोलेंगे मैं वैसा स्टेप लूंगा। कितने लोग आपके साथ होंगे जो इस्तीफा दे रहे हैं? अगर मैं उनको साथ में लेके चलूं तो आधी से ज्यादा मुंबई खाली हो जाएगी, लेकिन मैंने उनको बोल दिया भाई देखो आपका सियासी करियर है, ये मेरी नाराजगी है। अगर आप भी नाराज हो तो आप अपनी मर्जी से आपका इस्तीफा दो, मैं किसी को ये नहीं फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे लिए इस्तीफा दो। लेकिन मैं अगर बोलूं तो बड़ी बात से तौबा करता हूं, आधी मुंबई खाली हो जाएगी। उम्मीदवारी दी गई है तो बिना सदर के जानकारी की उम्मीदवारी नहीं दी गई होगी। कहीं ना कहीं ये सदर ने भी यानी आपको जो है अविश्वास नहीं रखा आपके ऊपर। आप कौन से सदर की बात कर रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी की बात। असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखो, मैं नहीं जानता कि उनको खबर है कि नहीं है कि इधर क्या हुआ है, लेकिन उनकी जानकारी के बिना कुछ नहीं हो सकता इस पार्टी में। एबी फॉर्म जो आया होगा वो भी हैदराबाद से ही आया होगा, तो वो भी जानते ही होंगे कि यहाँ पे दिए। नाराजगी है कि हम बताते थे कि जमीन पे क्या लोगों का बोलना है। ऐसा नहीं होता कि आप उठ के कहीं पे, अभी 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद विधानसभा के इलेक्शन है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस डिस्ट्रिक्ट में हमको 3 विधानसभा इलेक्शन लड़ने थे, बांद्रा ईस्ट, कुर्ला और चांदीवली। पब्लिक जूते से मारेगी अगर वहां पे जाएंगे तो वोट मांगने। और आज ये भी हादसा हुआ है कि कैंडिडेट, अभी थोड़ी देर ईशा की नमाज से पहले की बात है कि वहां पे गोलीबार में रमजान चौधरी था, वहां पे लोगों ने उसका विरोध किया। रमजान चौधरी कहाँ से आए, कैसे है? या जैसे आपका कहना है कि हम पिछले कई 7 साल से काम कर रहे हैं और रमजान चौधरी अचानक से अटपके, ऐसा आपका कहना है, और काम उनका जीरो है? मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 2014 से हम लोग जुड़े हुए, 2014 से जुड़े हुए। हमने रमजान चौधरी को अकेले के अलावा कभी नहीं देखा। अकेले से कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने किसी एक आदमी को अपने साथ लाया हो पार्टी में या किसी पार्टी की मीटिंग में। उसने आज तक कोई कैडर नहीं जोड़ा। जब वहां पे नामांकन आप लोग दाखिल करने के बाद बाहर निकलते हो तो बहुत गर्मी से ऐसा हाथ मार के बोला जाता है कि ये ग्रास रूट वर्कर है। ग्रास रूट वर्कर 4 लोग को अगर बताते हुए ना नाम के साथ किसने मुझे जड़ा है तो मैं जानूं, उसने किसी को आज तक के जुड़ा है नहीं, तो कहां से ग्रास रूट वर्कर हुआ? वो अकेले के बिना दुकेला नहीं आता था कभी। तो ये पर्सनल मोहब्बत थी क्या किसी की? हो सकता है पर्सनल मोहब्बत होगी या कुछ। पर्सनल मोहब्बत पे सिक्का मोचक जो किया है आपके पार्टी के अध्यक्ष ने भी। अभी देखो, नहीं बिल्कुल, मेरे को उनको मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो पर्सनल मोहब्बत है कि पर्सनल क्या है उनसे लेना देना उनका, तो कम से कम सामने तो आए हमारे। इधर तो कुछ ना कुछ हुआ है, ऐसा कोई टिकट नहीं देता है, ऐसा किसी को उठा के नहीं दिया जाता है। या तो फिर वो खुद लड़ना चाह रहे थे। बात तो ये हुई थी कि वारिस पठान खुद लड़ेंगे बाद में, और उनको जब ग्राउंड रियलिटी मालूम पड़ी कि इनको वोट नहीं मिलने वाला है तो फिर उन्होंने लाके रमजान चौधरी नाम का बकरा खड़ा कर दिया नॉर्थ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। मैंने तो उनको बोला था तुम्हारे को अगर लड़ना है तो तुम साउथ मुंबई से लड़ो। साउथ मुंबई में 2 तालुके हैं ऐसे लड़ने लायक, और तुम तो वहां के शेर हो, तो लड़ो ना वहां से। तुम खुद लड़ते, हम आते थे तुम्हारे लिए कैंपेनिंग करने। वहां का छोड़ के, क्योंकि तुम्हारे को वहां पे एमएलए का इलेक्शन लड़ना है, तुम यहाँ पे आके गंदगी फैला रहे हो। यहाँ पे तो 3 तालुके पे लड़ना है हमें इलेक्शन, तो यहाँ पे हम क्या गंदगी मचाने देंगे? तुम्हें नहीं मचाने देंगे। तो अब देखिए, ऑलमोस्ट आपने कहा कि इस्तीफा भी देना बाकी है, तो और कोई प्लान है इसके आगे आपका? फिर से मैं दोबारा ये सवाल करना चाहूंगा। अभी कोई प्लान नहीं है भाई, बस नाराजगी है मेरी, और मैं अभी खामोश बैठूंगा तो कुछ दिन, और मैं बस इतने दिन में सिर्फ मेरे लोगों से जाके मिलूंगा और बताऊंगा कि भाई ये ऐसा ऐसा पार्टी ने मेरे साथ करी है और कौन के साथ करी है, सबसे बड़ी बात।
तो आप मतलब कौम को जो है राजनीति से मिला रहे हो आप। हम दुआई देते, अरे कौम के ऊपर तो हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और क्या कर रहे? अरे कौम के साथ धोखा हो रहा है ये। आज मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है, उलमा ऐलान कर रहे, हर मसलक के उलमा हो भी। आज हमारी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कोई मसला है जिसपे सारे उलमा एक है कि नहीं है? तो फिर हम अगर उलमाओं की भी नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? क्या कहा उलमा ने? उलमा ने सब बोले, जो भी अब बंद अल्फाजों में बोले हैं क्या करना चाहिए। एक मलेरिया है, एक कैंसर है, ये दोनों में से एक चुन लो आप। तो हम क्या चुनेंगे? कैंसर चुनेंगे, मलेरिया चुनेंगे? कैंसर तो आपको कहाँ खत्म हो जाएगा, मलेरिया चुनोगे तो दवा लेके आप ठीक हो सकते हो। यानी कहीं ना कहीं अब यहाँ से एमआईएम खड़ती है तो जाहिर सी बात है कि उसको बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात है, बीजेपी को फायदा मिलेगा। दर्द तो यही है, दुख तो यही है, तकलीफ तो यही है कि इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो हम क्या करने जा रहे? फिर लोग हमारे को बीजेपी की टीम बोलते हैं और हम जवाब देते हैं लोगों को सब इन पर। बहुत बहुत शुक्रिया सालिम भाई, उन्होंने जज्बाती बयान किए। उनका कहना है पहली बार कोई नेता सालिम कुरैशी जैसा वो कह रहा है कि एमआईएम कहीं लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन अब तक हमने देखा कि एमआईएम ये कहती थी कि नहीं हमारा भी राइट है, हम भी लड़ते हैं और हमको भी लड़ने का अधिकार है। लेकिन अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से सालिम कुरैशी जी बता रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी मुंबई का एक ओहदा रखते हैं, अपने आप में एक नाम है, और जो है इनकी जो वाइफ है, घरवाली है, वो यहाँ से नगर सेवक रह चुकी है, अच्छा रिकॉर्ड भी रहा है और कहीं ना कहीं दबदबा रहता है। लेकिन उसको बिल्कुल भी तवज्जो ना देते हुए किसी एक कैंडिडेट को अचानक से एमआईएम लाती है और उत्तर मध्य मुंबई की उसको टिकट दे देती है। और जहाँ पे जब पर्चा भरा जाता है, नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है, जहाँ पे सिर्फ स्पोक पर्सन और माजी एमएलए, आमदार एक्स एमएलए वारिस पठान जी, जब दो ही लोग दिखते हैं, इससे कहीं ना कहीं ये लोगों में ये एक भावना बनी हुई है कि भाई ये किस तरह का मामला है कि जबकि पोस्ट होल्डर नहीं है, मुंबई प्रेसिडेंट साथ में नहीं है और ना ही एमआईएम की कोई रैली है, ना एमआईएम के कार्यकर्ता है, ये किस तरह का सौदा है। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज़।